नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम री एग्ज़ाम से रिलेटेड रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हमारा रीजनिंग का 24वां पार्ट रहेगा। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 23 पार्ट री एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिएगा। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लासेस में हमने कवर किए हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस रीजनिंग की क्लास के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आप सभी के सामने रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। लिखा है निम्न प्रश्न में विषम आकृति ज्ञात करो। यहाँ पर प्यारे दोस्तों हमारे पास 5 आकृतियाँ दी गई हैं। इन 5 आकृतियों में से कौन सी आकृति विषम होगी, उस आकृति की हमें पहचान करनी है। इसके अतिरिक्त साथियों हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। लिखा है विज्ञान, भौतिकी और रसायन, इनके बीच का सही बेन आरेख क्या बनेगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास होगी आप सभी के एग्जाम के लिए। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हमेशा की तरह दोस्तों एक जानकारी ले लीजिए। यदि आप इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लास का अनसॉल्व्ड पीडीएफ आपको मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। और दोस्तों इसका जो लिंक मिलेगा, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक मिलेगा, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपको डेली के बेसिस पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्लास से संबंधित इम्पोर्टेंट नोट्स उपलब्ध करवाते हैं। तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने एक बेहतरीन सा प्रश्न रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है तीसरी संख्या का चौथी संख्या से वही संबंध ज्ञात कीजिए जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पर हमें दिया गया है एक शब्द जिसका नाम है ड्यूस। ड्यूस शब्द का प्यारे साथियों संबंध किससे बताया है? टेनिस से बताया है। किससे? टेनिस से। और दोस्तों एक और हमें शब्द दे रखा है जिस शब्द का नाम है गुगली। क्या नाम है भैया? गुगली नाम है। और बताना है कि गुगली का संबंध किससे होगा। प्यारे साथियों अगर बात करते हैं ड्यूस की, तो ये एक शब्दावली है टेनिस खेल से संबंधित। टेनिस खेल से संबंधित एक शब्दावली है। कौन सी? तो आप कहेंगे सर ड्यूस। ठीक उसी प्रकार गुगली की बात करते हैं तो ये क्रिकेट से संबंधित एक शब्दावली है। क्या है? क्रिकेट से संबंधित एक शब्दावली है। तो उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी, क्रिकेट आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखो जो एक बॉल होती है एक प्रकार की, जब क्या कहते हैं कोई रिस्ट स्पिनर होता है, यानी कि रिस्ट स्पिनर होता है, वो अपनी गेंद को फिंगर के माध्यम से जब उल्टा घुमाता है तो उसे दोस्तों गुगली कहा जाता है। यानी कि गुगली एक प्रकार की गेंद फेंकी जाती है गेंदबाज के द्वारा। तो किस खेल से संबंधित होगी? क्रिकेट से होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने एक प्यारा सा प्रश्न है। बोला गया है निम्न प्रश्न में सही सादृश्यता ज्ञात करें। यहाँ पर हमें सादृश्यता का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर ज्ञात करना है। दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा है अगर 9 का संबंध 80 से है तो 100 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। साथियों पहले तो इस प्रश्न को आप लोग गौर से समझेंगे। देखो ये आपको एक संख्या है 9, उसके सामने संबंध किससे बताया है? 80 से। उसी प्रकार एक संख्या 100, संबंध ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या 9 है इसका हम करेंगे स्क्वायर। अरे दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और इस 81 में 1 घटा देंगे तो हमें साथियों 80 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 80। ठीक उसी प्रकार इस 100 को क्या करेंगे, इस 100 का साथियों हम स्क्वायर करेंगे। इस 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा सर? 10,000 होगा। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 1 घटा देंगे तो 9,999 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। क्या किसी विकल्प में है? हाँ सर, विकल्प नंबर डी में है। तो साथियों विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का एकदम लाजवाब तरीके से उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। करना क्या था? पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 1 घटा देंगे, अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार 100 का स्क्वायर करके 1 घटाएंगे तो 9 यानी कि 9999 यानी कि 9999 कह सकते हैं 9,999। अगले प्रश्न में आइए साथियों।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। एक प्यारा सा प्रश्न है, बोला है नीचे दिए गए प्रश्न में 3 विकल्प एक समान है जबकि एक अलग है, विषम को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साथियों हमें विषम विकल्प बताना है, कौन सा इस प्रश्न का विषम विकल्प होगा। देखो विकल्प नंबर 1 लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड टेनिसन, इनके बीच का सही संबंध यानी कि कौन सा शब्द विषम है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, एक हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर उत्तर बनेगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी बनेगा क्योंकि टेनिसन नाम का कोई भी वायसराय हमारे देश में नहीं रहा है, जबकि ये तीन जो हैं, ये तीन माउंटबेटन, डलहौजी और लिनलिथगो, ये सारे के सारे क्या रहे हैं, ये भारत के वायसराय रह चुके हैं, वायसराय रह चुके हैं। इस बात को याद रखेंगे। देखो अगर समयकाल की बात कर लेते हैं तो माउंटबेटन तो हमारा 1947 में था, जबकि लिनलिथगो कब था तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और डलहौजी की राज्य हड़प नीति सब इंपॉर्टेंट है, ये 1848 से 1854 तक रहा था। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आइए, प्रश्न नंबर 4 एक प्यारा सा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को गौर से देखेंगे, बोला गया है एक सांकेतिक भाषा में डायमंड को अगर ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फीमेल का कोड क्या होगा। प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम डायमंड को लिखेंगे। डायमंड को लिखेंगे तो इनका क्या होगा, स्थानीय मान। कितना स्थानीय मान लिखना है दोस्त, क्या लिखना है, स्थानीय मान। तो डी 4 पर होता है, आई साथियों 9 पर होता है, ए देखेंगे तो 1 पर होता है, और उसके बाद एम देखेंगे तो सर 13 पर होता है, ओ सर 15 पर होता है, और दोस्तों आगे देखेंगे 14 पर आता है हमारा कौन सा, एन, और डी आता है 4 पर। दोस्तों इसे क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे सर इसको लिखा गया है 22 यानी कि वी, और उसके बाद में क्यू मतलब 17 लिखा है, और दोस्तों आगे वाई मतलब 25 लिखा है, और आगे देखेंगे तो एम मतलब 13 लिखा है। ठीक है, 25 के बाद में क्या है, एम 13 लिखा गया है, और उसके बाद देखेंगे तो साथियों के मतलब 11 लिखा गया है। ठीक है, के का मतलब क्या है, के का मतलब लिखा गया है 11, और आगे एल का मतलब लिखा गया है 12, और आगे देखेंगे वी का मतलब लिखा गया है 22। तो प्यारे दोस्तों इसको गौर से समझो आप लोग, इसको अगर गौर से समझेंगे, एक प्यारा सा लॉजिक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो करना क्या है, ऊपर की संख्याओं का गौर से देखो, ऊपर की संख्या अगर नीचे की संख्या जोड़ेंगे, ऊपर की संख्या और नीचे की अगर सभी संख्या जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा भाई, इनका योग बराबर में 26 आ जाएगा। कोई भी ऊपर की समान सामने सामने की संख्याएं जोड़ लो। देखो 22 4 26, 17 9 26, 25 1 26, 13 13 26, 15 11 26 और 14 12, यहाँ पर देखो 14 12 कितना 26 और 22 4 26। तो दोस्तों अगर इसको हम गौर से देखेंगे तो ऊपर की जो संख्याएं हैं इनके अपोजिट करके एक कम कर दिया है, यानी कि डी का अपोजिट क्या होता है भाई, हमने बताया था डी का अपोजिट डब्लू होता है, लेकिन उसने डी का अपोजिट डब्लू के स्थान पर डब्लू में से एक घटा के वी लिख दिया है। इस बात को याद रखेंगे। कितने प्यारे साथी इसको समझ रहे हैं पहले तो ये बता दो, या तो फिर क्या करेंगे, इनका सभी का योग 26 है तो हम क्या करेंगे, फीमेल का जो फीमेल हमें दे रखा है कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे फीमेल की वो अगर लिखते हैं कोडिंग, फीमेल की कोडिंग एफ कितने पर होता है भैया 6 पर होता है, ई कितने पर होता है 5 पर होता है, आगे देखेंगे एम होता है 13 पर, ए देखेंगे 1 पर होता है, और दादा आगे देखने जाएंगे तो एल कितने पर 12 पर होता है, और दोस्तों ई देखने जाएंगे तो 5 पर होता है। तो ऐसा इसमें क्या जोड़ दें ताकि हमारी कोडिंग यानी कि हमारी जो संख्या हो वो 26 हो जाए, इन दोनों का योग, दो संख्याओं का योग 26 हो जाए। तो दोस्तों अगर 6 में हम 20 जोड़ेंगे, 6 में 20 जोड़ेंगे तो 26 होगा, और 25 में अगर यहाँ पर 21 जोड़ेंगे 21 तो 26 होगा, 13 में साथियों अगर 13 जोड़ेंगे तो 26 होगा, और 1 में यदि हम कितना 25 जोड़ेंगे तो 26 होगा, और 12 में यदि साथियों हम 14 जोड़ेंगे तो 26 होगा, और यहाँ पर 5 में यदि 21 जोड़ेंगे तो 26 होगा। तो साथियों ये गौर से देखो कि 20 पर क्या होता है, टी होता है, 21 पर यू होता है, 13 पर एम होता है, और 25 पर वाई होता है, और 14 पर एन होता है, और 21 कितने पर, 21 पर क्या होता है, यू होता है। तो साथियों टी यू एम वाई एन यू, अगर टी यू एम वाई एन यू देखेंगे तो विकल्प नंबर 1 में है। अगर दोस्तों आप इस तरह से करेंगे तो भी उत्तर आप लोगों का आ जाएगा, लेकिन इसमें लॉजिक क्या है, डायमंड जो है, डायमंड का बनेगा कुछ अपोजिट, कुछ लेटर आएंगे डायमंड में, सभी का अगर अपोजिट निकालेंगे उसके बाद जो भी मान आएगा उसमें से एक घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। एक तो लॉजिक ये है, एक तो या फिर इनका स्थानीय मान सभी का जोड़ लो बराबर 26 आ रहा है, तो ठीक हमने वही किया, यहाँ पर सभी का स्थानीय मान जोड़ लिया 26 आया, तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सीरीज से। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में संख्या श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्यारे दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो देखो दोस्तों, इसको अगर दूर दूर लिखें तो 198 है, उसके बाद क्या है सर 194 है, उसके बाद क्या है 185 है, आगे क्या है 169 है, और आगे हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा इसके स्थान पर, यानी कि एक डब्बा बना सकते हैं। ठीक है, गौर से देखो प्यारे साथियों, 198, 194, 185, 169। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ निरंतर रूप में कुछ ना कुछ घट रहा है। देखेंगे क्या घट रहा है सर, 98 से अगर 94 तक आए हैं तो माइनस का 4 हुआ है, यानी 4 घटा है। अगर हम 94 से साथियों 85 पर आए हैं तो दोस्तों हमारा कितना घटा है, माइनस का 9 घटा है। आगे देखेंगे यहाँ पर अगर 85 से हम आए हैं कितने पर साथियों, 169 पर, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 16 घटा है। तो अगली बार में क्या होना चाहिए साथियों, अगली बार में 25 का माइनस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसका एक कारण है। देखो साथियों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये समान श्रृंखला चलेगी। और साथियों अगर हम यहाँ पर गौर से समझना है, अगर हम यहाँ पर 169 में 25 घटा देते हैं तो उत्तर जो आएगा प्यारे साथियों वो 144 आएगा। इस बात को याद रखेंगे, कितना आएगा 144, यानी कि 144। 144 विकल्प नंबर डी में है दोस्तों, विकल्प नंबर डी हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न में आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सभी साथी उत्तर बताएंगे। वीडियो को एक बार रोक लीजिए और इसका उत्तर बताने का प्रयास कीजिए कि गुड का मान क्या होगा, तब तक हम इसको आपको बताते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है मोक डेन, ठीक है, मोक डेन सिल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास मोक डेन सिल। और मोक डेन सिल को जो लिखा गया है वो लिखा है साथियों नाइस, ठीक है, क्या लिखा है नाइस, नाइस बिग, उसके बाद नाइस के बाद बिग है और हाउस है, ठीक है, नाइस बिग हाउस लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो दूसरी बार में लिखा है फिट कॉन डेन, क्या लिखा है, आप बोलेंगे सर फिट के बाद क्या है, कौन है KON है, और उसके बाद डेन है DAN है। और इसको साथियों अगर देखेंगे तो लिखा गया है हाउस, क्या लिखा है साथियों, हाउस लिखा है और हाउस के बाद इज लिखा है, इज के बाद क्या लिखा है भाई, गुड लिखा है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आगे चेक करते हैं, एक और लिखा है वार्म टिर, क्या लिखा है, वार्म लिखा है दोस्तों, वार्म, और उसके बाद क्या लिखा है, टिर लिखा है TIR, और उसके बाद FIT फिट लिखा है, क्या लिखा है, याद रखेंगे, उसके बाद लिखा है FIT फिट, ठीक है। और इसको लिखा क्या गया है, तो दोस्तों आप बोलेंगे इसको जो लिखा गया है वो लिखा है कोस्ट इज हाई, क्या लिखा है, कोस्ट COST, कोस्ट इज हाई। तो दोस्तों हमें कोड किसका बताना है साथियों, गुड का बताना है। सबसे पहले ये ढूंढो इसमें गुड कहाँ पर लिखा है, तो आप बोलेंगे सर गुड तो ये लिखा है, इसका कोड बताना है। इसका कोड बताने का मतलब है हमें हाउस को हटाना होगा और इज को हटाना होगा। तो अगर गौर से प्यारे दोस्तों आप देख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। साथियों अगर आप गौर से देखेंगे, ऊपर हाउस दिया गया है और यहाँ पर भी हमें नीचे हाउस दिया गया है, इसका मतलब पहली और दूसरी लाइन में कुछ ना कुछ कॉमन मिला होगा। वो कॉमन क्या है, DAN कॉमन है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों देखो, इसके बाद अगर आप देखने जाएंगे तो देखो ये इज है और ये भी इज है। 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, देखो गौर से साथियों, गौर से देखो, यहाँ पर देखेंगे तो ये इज आया है, ये इज है और ये इज है। इसका मतलब दूसरी और तीसरी लाइन में कुछ ना कुछ कॉमन है। वो क्या कॉमन है, फिट कॉमन है, FIT। तो दोस्तों अब हमारे पास हाउस कट गया, इज कट गया, तो बचा क्या है, जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे सर बचा क्या है, गुड बचा है, ये गुड रहा। और इसमें क्या बचा दूसरी लाइन में, कौन, तो गुड का जो कोड बनेगा दोस्तों वो हमारा कौन बनेगा, क्या बनेगा, कौन, KON, विकल्प नंबर डी एकदम सही जवाब होगा इस प्रश्न का। ये दोस्तों आपकी चाइनीज कोडिंग का एक बेहतरीन सा प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग में ही पूछा जाता है, अच्छे से आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। इसको एक बार रिवर्स करके आप जरूर देखिएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, तब तक सभी प्यारे दोस्त आप इसका उत्तर बता दीजिए, क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आप सभी के सामने प्यारे दोस्तों ब्लड रिलेशन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला गया है Q R का भाई है, आगे बोला है P Q की बहन है, उसके बाद बोला है T S का भाई है,
एस आर की बेटी है, क्यू के चचेरे भाई बहन कौन है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों गौर से समझो, सबसे पहले उसने बोला है क्यू जो है वो आर का भाई है, तो मैं क्यू को भाई बनाऊंगा प्यारे दोस्तों, किसका, आर का, इस बात को याद रखेंगे। तो क्यू आर का भाई है। आगे बोला है पी क्यू की बहन है, तो दोस्तों पी कौन कौन पी है, यहां पर ये रही पी, ये बहन किसकी है, क्यू की है। इसको एक बार थोड़ा दूर लिखते हैं। यहां पर देखो उसने पहली लाइन में बोला था क्यू जो है वो भाई है किसका, दोस्तों आर का, क्यू आर का हमने भाई बना दिया। आगे दूसरी लाइन में बोला है पी जो है वो क्यू की बहन है, तो क्यू की बहन कौन है प्यारे साथियों, पी है। आगे बोला है टी एस का भाई है, टी एस का क्या है, भाई है, इसको अभी छोड़ दो। आगे देखो लिखा है जो एस है वो आर की बेटी है, जो दोस्तों एस है वो क्या है, आर की बेटी है, तो मैं एस को बेटी बना देता हूं आर की। इसके बाद बोला है क्यू के चचेरे भाई बहन कौन है, क्यू के चचेरे भाई बहन कौन है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे अच्छा, ये पीछे की लाइन बोला था टी जो है वो एस का भाई है, टी प्यारे दोस्तों कौन है, एस का भाई है, इस बात को याद रखेंगे। टी को हमने भाई बनाया एस का। इसके बाद प्यारे साथियों हमसे पूछा है एस आर की बेटी है, तो हमने एस को आर की बेटी बना दिया। गौर से देखो, मैंने एस को आर की बेटी बना दिया, ठीक है। इसके बाद साथियों क्या है, इसके बाद क्या है, उसने बोला है क्यू के चचेरे भाई बहन कौन है, क्यू के चचेरे भाई बहन किसके, क्यू के। तो भैया क्यू तो ये रहा, क्यू तो ये रहा है। अगर देखा जाए प्रश्न के अनुसार पहली लाइन में बोला था क्यू जो है वो आर का भाई है, तो हमने ये तो भाई बनाया। हाँ भाई, भाई अगर देखें चचेरा भाई हो या भाई हो, बोला चचेरे भाई और बहन कौन है। तो प्यारे दोस्तों अगर अकॉर्डिंग टू प्रश्न जाते हैं हम, अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अगर अकॉर्डिंग टू प्रश्न जाते हैं तो क्यू का भाई या बहन आर हो सकता है और क्यू की बहन कौन है, पी है। तो क्यू के हो सकता है ये क्या हो, चचेरे भाई बहन हो, क्या है, बोला है कि हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन में चूंकि ऐसा नहीं दे रखा है, डेटा अपर्याप्त, इसलिए हमें प्रश्न का उत्तर बताना होगा। अगर वैसे पूछ लेता और एक ऑप्शन देता डेटा अपर्याप्त, तो हम कह देते कि सर यहाँ पर डेटा अपर्याप्त है, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं दिया उसने कि डेटा अपर्याप्त है। हमें तो बताना ही बताना है क्यू के चचेरे भाई बहन कौन है। तो क्यू का एक तो भाई या बहन आर हो रहा है और एक बहन क्या हो रही है दोस्तों, पी। तो क्यू के चचेरे या भाई बहन की श्रेणी में हम कैसे रखेंगे, एक तो आर को रखेंगे और किसके रखेंगे, क्यू को रखेंगे, सॉरी पी को रखेंगे, किसको, पी को। तो आर और पी इस प्रश्न का सही उत्तर आना चाहिए। कौन आना चाहिए, आर और पी, और आर और पी ही इसका सही उत्तर बनेगा, याद रखेंगे। देखो एस टी तो बनेगा नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये तो भतीजी और भतीजे बन रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं, ये तो भतीजी और भतीजे बन रहे हैं, इस बात को याद रखेंगे। टी एस का भाई है, देखो ये लाइन थी तो मैंने टी को एस का भाई बना दिया, ठीक है। इस तरह से ये बन रहे हैं भतीजे भतीजी, लेकिन भाई बहन में तो एक ही आ रहे हैं, पी और आर। चचेरे पूछा है, हो सकता है भाई पिता का पता नहीं है इनके, तो हो सकता है ये चचेरे भाई बहन हो। उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों में वर्णों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही वर्ण हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो प्यारे साथियों सबसे पहले एक शब्द दे रखा है पैराडाइज, इसको हम ऐसे लिखेंगे PARA, उसके बाद क्या है DISE, ये हो गया हमारा प्यारे दोस्तों पैराडाइज। पैराडाइज में हमें युग्म जोड़े निकालने हैं, यानी कि अक्षर युग्म निकालने हैं, जोड़े निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं, पहले से गिनना शुरू करो। पी के बाद क्या होता है भैया, क्यू होता है, क्यू के बाद आर होता है। तो प्यारे दोस्तों पी और आर का एक आपको पेयर मिल जाएगा, तो यहां पर लिख लो पी और आर, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, पी क्यू आर हो गया, फिर एस होगा, टी होगा, यू होगा, वी होगा, डब्ल्यू होगा, तो आगे तो कोई बनेगा नहीं, ठीक है। यहां पर क्या था, एक मिनट, यहां पर क्या था, पी और आर का, एक मिनट दादा, पी और आर का, गौर से देखो, पी और आर का एक पेयर मिला था, तो हमने इसको पी और आर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आगे चेक करते हैं ए से, ए के बाद क्या होगा, बी सी डी। तो दोस्तों ए और डी का भी एक पेयर मिलेगा, किसका, ए और डी का, तो ए और डी को लिख दो, ठीक है। ए के बाद क्या था, बी सी डी एक पेयर हो गया, उसके बाद ई एफ जी, आगे कोई पेयर नहीं मिलेगा। आर से चेक करेंगे, आर से चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाई आर से बड़ा कोई लेटर नहीं दे रखा है, तो ये तो बनेगा ही नहीं। ए से फिर चेक करो, ए के बाद बी सी डी ई, तो दोस्तों यहां पर देखो ए के बाद ई का एक और पेयर मिल रहा है। ए के बाद क्या था, बी सी डी और ई, तो एक और पेयर मिल गया, तो ए और ई यहां पर रख देंगे, क्या रख देंगे, ए और ई रख देंगे। उसके बाद यहां पर ए से चेक करो, बी सी डी, कोई पेयर नहीं है, कोई पेयर नहीं है। इसके बाद डी से चेक करो, डी के बाद ई एफ जी, कोई पेयर नहीं है, ई एफ जी एच, कोई पेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है। आई से चेक करो, आई के बाद जे के, कोई पेयर नहीं है, आई के बाद जे
JKLMN, ठीक है, एक बार फिर से JKLMN, कोई पेयर नहीं है, ठीक है दोस्त। एस से चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा है यहाँ पर एस भी। ई से चेक करो, ई के बाद FGHIJKL, कोई भी पेयर नहीं है। इसका मतलब कितने पेयर हैं सर? एक PR का पेयर है, एक हमारे पास A और D का पेयर है, और एक A और E का पेयर है। तो कितने हैं साथियों? 3 जोड़े हैं। कितने पेयर हैं? 3 जोड़े, ठीक है। पेयर का मतलब ही जोड़ा होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में कितने जोड़े बनेंगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विकल्प नंबर डी 3 जोड़े बन जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने एक प्यारा सा लाजवाब सा प्रश्न है। बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करो। यहां पर हमें अरेंज करना है, यानी कि हमें सार्थक क्रम दर्शाना है। सबसे पहले देखो लिखा है वाक्य, अध्याय, अक्षर, पुस्तक, शब्द और पैराग्राफ। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्यारे दोस्तों अगर हम देखेंगे कोई हमें मान लीजिए नोट्स बनाना है। क्या बनाना है? कोई हमें नोट्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे भैया बताओ? तो आप बोलेंगे सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए सर एक पुस्तक लानी पड़ेगी, ठीक है। क्या लानी पड़ेगी? पुस्तक लानी पड़ेगी। तो विकल्प नंबर 4 से शुरुआत होगी इस प्रश्न की। विकल्प नंबर 4 से जो भी विकल्प शुरू कर रहा है वो हमारा इसका सही उत्तर बन जाएगा। पुस्तक सबसे पहले आएगी। पुस्तक के बाद फिर क्या करेंगे सर? सर पुस्तक के बाद अब हम खोलेंगे सबसे पहले पुस्तक में अध्याय ढूंढेंगे, क्योंकि हमें क्या करनी है? नोट्स बनाने हैं। हो सकता है इमला लिखनी हो, बचपन में लिखते थे सुलेख कीजिए, ठीक है, उसी तरह से। तो पुस्तक खोलने के बाद क्या करेंगे? उसका चैप्टर खोलेंगे, यानी कि साथियों अध्याय खोलेंगे। तो 4 के बाद में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 4 के बाद में 2 सी में नहीं है और डी में नहीं है, हटा दो। इसके बाद अब अध्याय खोल लेंगे, फिर क्या करेंगे सर? अध्याय खोलने के बाद अध्याय में एक पैराग्राफ ढूंढेंगे। क्या करेंगे? पैराग्राफ। तो यहां पर उसके बाद में 6 आना चाहिए, तो यहां पर हम लिखेंगे पैराग्राफ। क्या लिखेंगे? पैराग्राफ। और पैराग्राफ में क्या करेंगे सर? पैराग्राफ में अब हम वाक्य ढूंढेंगे। क्या करेंगे? वाक्य ढूंढेंगे। तो हम वाक्य ढूंढेंगे, ठीक है, इस तरह से वाक्य यहां पर आ जाएगा। वाक्यों में क्या होते हैं सर? वाक्यों में ही तो शब्द होते हैं, तो 5 आ जाएगा शब्द के लिए, ठीक है, शब्द आ जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है? एक कुछ बच रहा है। उसके बाद अक्षर। भैया शब्दों में ही तो शब्द, जो अक्षर होते हैं अक्षरों से ही तो मिलकर शब्द बनते हैं। तो शब्द से छोटा क्या हो जाएगा? शब्द से छोटा अक्षर होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे अक्षर। तो प्यारे दोस्तों कुछ इस तरह से आएगा 4 2 6, यानी कि 426 153। 426 153 विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर है। इस बात को सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, ठीक है। विकल्प नंबर बी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न का सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। यह भी कोडिंग में ही एक प्रश्न पूछा जाता है। चलिए जल्दी से बताइए साथियों इसका उत्तर क्या होगा। बोला यदि आकाश को तारा कहा जाता है, यदि आकाश को तारा कहा जाता है, तारा को बादल कहा जाता है, बादल को पृथ्वी कहा जाता है, पृथ्वी को पेड़ कहा जाता है, और पेड़ को किताब कहा जाता है, तो पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे? भैया मुझे ये बताओ, जो पक्षी होते हैं वो कहाँ पर उड़ते हैं? बात करते हैं सर, जो पक्षी उड़ते हैं वो कहाँ पर? आकाश में उड़ते हैं। कहाँ पर? आकाश में, यानी आसमान में उड़ते हैं। लेकिन प्रश्न में दोस्तों आकाश को क्या कहा गया है? पहली लाइन में सर आकाश को तारा कहा गया है, तो पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रश्न आकाश को अगर तारा कहा गया है तो पक्षी तारा में उड़ेंगे। विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला दक्ष मानिक से लंबा है। जो दक्ष नाम का लड़का है, तो मैं मान लेता हूं D4 जो दक्ष है वो मानिक से लंबा है। आगे बोला है लेकिन रोहन के समान लंबा नहीं है। क्या है? लेकिन रोहन के समान लंबा नहीं है, तो हो सकता है ये रोहन से छोटा हो, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि रोहन के समान लंबा नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है सोमेश दक्ष से छोटा है। जो सोमेश है प्यारे दोस्तों, जो सोमेश है वो D4 दक्ष से छोटा है, लेकिन फरहान से लंबा है। लेकिन किससे? फरहान से लंबा है। किससे लंबा है भैया? फरहान से लंबा है। तो कह रहा है उनमें से कौन सबसे छोटा है? दादा एक बात गौर से समझना है, यहां पर आपकी गलती हो जाती है प्रश्न में। कैसे गलती होती है गौर से समझो। बोला है पहली लाइन देखो दक्ष मानिक से लंबा है, तो मैंने दक्ष को D4 दक्ष को M4 मानिक से लंबा बना दिया। लेकिन बोला है लेकिन रोहन के समान लंबा नहीं है। जो दक्ष है प्यारे दोस्तों वो रोहन के समान, जो R4 रोहन है इसके बराबर में लंबा नहीं है, या फिर कह सकते हैं D बराबर R नहीं है। दक्ष रोहन के समान लंबा नहीं है। हो सकता है जो रोहन हो सकता है रोहन दक्ष से लंबा हो, और हो सकता है रोहन दक्ष से छोटा हो। मैं बात दोनों कर रहा हूं, गौर से समझ लेना दोस्त। उत्तर यहां पर आपका गलत हो सकता है अगर ये ना समझे। देखो गौर से समझो,
गौर से समझो, उसने बोला है जो दक्ष है वो मानिक से तो लंबा है, तो हमारी पहली लाइन यहां तक सेटिस्फाइड हो गई। उसके बाद बोला है लेकिन रोहन के समान लंबा नहीं है। कौन? आप बोलेंगे सर लेकिन रोहन के समान लंबा नहीं है, कौन नहीं है? तो बोलेंगे दक्ष। ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा है जो दक्ष है मानिक से तो लंबा है लेकिन रोहन के समान लंबा नहीं है। मानिक से लंबा होने के कारण ये रोहन के समान लंबा नहीं बनेगा, तो डी डज नॉट इक्वल टू आर। तो हो सकता है डी से बड़ा हो आर, हो सकता है डी से छोटा हो आर, क्योंकि प्रश्न में हमसे ये बोला है कि समान लंबा नहीं है। समान का मतलब हो सकता है छोटा हो सकता है और लंबा हो। तो दोस्तों आर की पोजीशन क्लियर नहीं है। जैसे हमने यहां पर आर की पोजीशन ऊपर बना दी, गौर से देखो, ये आर की पोजीशन ऊपर बनाती, वैसे ही आर की पोजीशन नीचे भी आ सकती है, और पता नहीं कितनी नीचे हो। गौर से समझ लेना है। यहां पर गौर से देखो प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखो मैंने कहा दक्ष जो है वो आपके मानिक से लंबा है लेकिन रोहन के समान लंबा नहीं है। तो देखो रोहन दक्ष से ऊपर भी हो सकता है और दक्ष से नीचे भी हो सकता है। लेकिन उसने ये भी नहीं कहा कि जो मानिक है वो रोहन से लंबा है या नहीं है, और उसके बाद उसने ये भी नहीं कहा कि सोमेश से रोहन लंबा है या फरहान से रोहन लंबा है। ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो हमारे पास अलग अलग जो आकृतियां आएंगी, कह सकते हैं जो हमारे पास फिगर आएंगे वो अलग अलग आएंगे। एक ऐसा बन सकता है दक्ष देखो मानिक से लंबा है, रोहन से छोटा है। एक ऐसा बन सकता है दक्ष जो है, गौर से देखो, एक दक्ष जो है मानिक से लंबा है लेकिन रोहन से समान लंबा नहीं है, लेकिन रोहन के समान क्या है, लंबा नहीं है। ठीक है, तो मानिक से नीचे आ गया, अभी मानिक से ऊपर था। इस कारण ये क्या हो रहा है दोस्तों, डेटा में गड़बड़ी हो रही है। तो इस कारण हम कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या करेंगे दोस्तों, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस बात को याद रखेंगे। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं आप इसे जरूर समझेंगे। ठीक है, एक बार इसे रिवर्स जाकर के देखिएगा, उत्तर आपका बनेगा डेटा अपर्याप्त है या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू दिए गए डेटा के अनुसार। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों। प्रश्न नंबर हमारे पास 12 है, एक प्यारा सा प्रश्न, इसको गौर से देखेंगे। बोला गया है एक सुबह सूर्योदय के बाद, एक सुबह मतलब सूर्य कहां पर होना चाहिए, जो हमारा सन है वो प्यारे दोस्तों पूर्व में होना चाहिए। कहां पर, जो सन है वो पूर्व में होना चाहिए, क्योंकि बोला है एक सुबह बोला गया है। कौन कौन है दोस्त, विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे के ओर पीट करके खड़े हैं। तो सुबह का समय है भैया, दो दोस्त हैं। कौन कौन है, एक तो प्यारे साथियों हमें पता चला है विक्रम है और एक शैलेश है। विक्रम और शैलेश एक लॉन में पीट करके खड़े हुए हैं। विक्रम की परछाई उसके बिल्कुल बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। तो गौर से पहले ये समझो कि जो विक्रम है और शैलेश है ये कहां पर खड़े हैं, इन्होंने कहा पीट करके खड़े हैं। पीट करके खड़े होने का मतलब है एक ऊपर की ओर देख रहा होगा, एक नीचे की ओर देख रहा। अब प्यारे दोस्तों आप कहेंगे सर आपने ऐसा कैसे बना दिया, एक ऊपर की एक नीचे की ओर। देखो भाई गौर से समझो, उसने आगे की लाइन में बोला था कि जो विक्रम की परछाई है उसके बिल्कुल बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। भैया कहां पर पड़ रही है विक्रम की परछाई, बाएं हाथ की ओर। अगर मैं बात करता हूं सूर्य की, सूर्य पूर्व में है तो परछाई तो निर्धारित होती है पश्चिम में। गौर से समझ लो, आप जब सुबह सुबह जागते हैं, जब सूर्य के दर्शन करते हैं, तो सूर्य को आपने देखा और सूर्य ने आपको देखा। जैसे ही दोनों ने देखा तो सूर्य ने कहा लो भैया तुम्हारी परछाई हम तुम्हारे पीठ के पीछे फेंक देते हैं। ठीक है, यानी कि पश्चिम दिशा में, पूर्व में सूर्य निकलता है तो पश्चिम में हमारी परछाई बनती है। तो दोस्तों परछाई तो हमारी निर्धारित है यहाँ पर, लेकिन इस सवाल में बोला है विक्रम की परछाई उसके बिल्कुल बाएं हाथ की ओर है। किसकी परछाई, विक्रम की। अगर मैं B4 विक्रम को यहां पर रखता हूं तो इसकी जो परछाई है वो कहां पर है, बाएं हाथ की ओर है। और S4 शैलेश को यहां पर रख दूंगा। ठीक है, उसने पूछा है शैलेश का मुख किस दिशा में है, भैया पीठ करके खड़े थे तो उत्तर की ओर शैलेश का मुख हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर बनेगा। शैलेश का मुख कहां पर है भाई, उत्तर की ओर है, नॉर्दर्न दिशा में। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13वें नंबर का। 13वें नंबर को गौर से देखेंगे प्यारे दोस्तों। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान। तो दोस्तों सबसे पहले एक आरेख आएगा जो हमारा साइंस के लिए होगा, यानी कि कह सकते हैं किसके लिए होगा सर, विज्ञान के लिए होगा। एक आरेख हमारा आएगा विज्ञान के लिए होगा। इसी में विज्ञान की ही एक शाखा होती है प्यारे दोस्तों फिजिक्स। क्या होती है, फिजिक्स। और विज्ञान की ही साथियों एक शाखा होती है, विज्ञान की ही एक शाखा होती है जो केमिस्ट्री होती है। ठीक है, तो साइंस के अंदर फिजिक्स भी आएगा। ठीक है, फिजिक्स यानी कि पी आता है, PHY होता है। ठीक है, फिजिक्स भी आएगा और साइंस भी आएगा। तो ऐसा आरेख कहां पर दिख रहा है, ऐसा आरेख सर दिख रहा है विकल्प नंबर सी में। कहां पर, विकल्प नंबर सी में। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का है क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है।
अगले प्रश्न में आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बोला गया है 5:30 पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। कोण, ठीक है, ये कोण लिखा है, इसको हम बना लेंगे कोण क्या होगा। क्या बना लेंगे सर, इसको हम बना लेंगे इसके बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, एंगल पूछा है, कोण नहीं पूछा है, कोण पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए एक रामबाण फॉर्मूला याद रखते हैं, हर कोई वही फॉर्मूला आपको बताएगा। ठीक है, आगे पीछे करके, तो हम इसको बोलते हैं 60H, क्या बोलते हैं 60H डिफरेंस 11M। देखो ये हमारा डिफरेंस का चिन्ह बना है। ठीक है, डिफरेंस 11M/2, यानी कि 60H डिफरेंस 11M/2 हमारा बनेगा। तो दोस्तों इसमें H क्या होता है, यहां पर H होता है बराबर आवर, क्या होता है आवर मतलब घंटा। ठीक है, और M क्या होता है, M का मतलब होता है मिनट। तो घंटा कितने मतलब कितना समय दिया गया है, आप बोलेंगे सर 5, तो 60 का गुणा 5 घंटे हुए 5 बजे, और उसके बाद इनका डिफरेंस लेंगे किससे 11, मिनट कितने हुए हैं सर 30। ठीक है, और उसके बाद में बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 300 हो जाएगा, और डिफरेंस लेंगे किससे 11 3 33 मतलब 330 से, बटे में 2, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना बनेगा 300 और 330 के बीच का 30 बचेगा, भाग जाएगा 2 से, कटेगा तो कितना आएगा भैया 15, और 15 डिग्री ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बनेगा, विकल्प नंबर 1। क्या बनेगा, विकल्प नंबर 1 बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। 60H डिफरेंस 11M/2 से लगाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 30 डिग्री डिफरेंस बटे में 2, तो दोनों का जब काट लेंगे तो 15 डिग्री इसका सही उत्तर आएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों, 15 नंबर का प्रश्न है, गणितीय समीकरण से संबंधित है। बोला है P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है, T का अर्थ भाग है और S का अर्थ माइनस है, तो इसका मान बताना है। तो दोस्तों गौर से देखो, 18 है, T का अर्थ क्या है दादा भाग है, तो भाग से बदल देंगे किसको 3 को। उसके बाद P का अर्थ क्या है भैया, P का अर्थ गुणा है, किससे बदलेंगे 9 से। ठीक है, इसके बाद S का अर्थ क्या है, लास्ट की लाइन देखो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, क्या लिख देंगे 8, और उसके बाद यहाँ पर R का मतलब प्लस है तो लिख देंगे 6। अब दोस्तों बोर्ड मास का प्रयोग कीजिए सभी लोग जल्दी से, तो 6 तिया 18, गुणा में 9, माइनस में 8, प्लस में 6, 6 9 में 54, माइनस में 8, प्लस में 6। देखो गौर से एक बात देख लो, यहाँ पर प्लस का 6 और यहाँ पर माइनस का 8, तो 54 और 8 में से 6 चला जाएगा तो माइनस का 2, तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर आएगा 52। कितना आएगा 52, 52 देखेंगे तो विकल्प नंबर बी में है। कहाँ पर है दोस्तों, विकल्प नंबर बी में, और विकल्प नंबर बी ही इसका सही उत्तर बनेगा, याद रखेंगे। देखो ए में माइनस का 52 है, हमारा माइनस का 52 तो आ नहीं रहा है, हमारा आ रहा है प्लस का 52, तो विकल्प नंबर बी सही होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, और यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड एक प्यारा सा प्रश्न दे रखा है। बोला गया है सभी हाथी पेड़ हैं, तो जितने भी हाथी हैं, जितने भी दोस्तों हाथी हैं, यहाँ पर हम सारे के सारे हाथी लेते हैं, H4 हाथी, वो सारे के सारे क्या हैं दोस्तों P4 पेड़ हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको H4 हाथी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, सारे के सारे हाथी, जितने भी हाथी हैं वो सारे के सारे क्या हैं पेड़ हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बोला कुछ पेड़ सड़क हैं, कुछ पेड़ क्या हैं प्यारे दोस्तों, कुछ जो पेड़ हैं, पेड़ का मैं मान लेता हूं इतना इतना सा जो पार्ट है वो क्या है S4 सड़क है। उसके बाद आगे उसने बोला आगे सभी सड़कें पहाड़ हैं, तो जितनी भी सड़कें हैं वो सारी की सारी किसके अंतर्गत, पहाड़ के अंतर्गत। तो हम इसको यहाँ पर हिंदी में पहाड़ लिख लेते हैं, क्योंकि हमने पेड़ को भी पी से बना दिया, तो पहाड़ हिंदी में लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर गौर से समझो, यहाँ पर आप निष्कर्ष को निकालेंगे। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कुछ पहाड़ हाथी हैं, क्या कुछ P4 पहाड़ का H4 हाथी से संबंध बन पा रहा है। आप बोलेंगे ग्रीन का ब्लू के अंदर से बन ही नहीं रहा है, ये जो पर्पल है अंदर का और यहाँ पर ग्रीन है, इनका कोई संबंध नहीं है, तो पहला वाला गलत हो सकता है, हो जाए, हो सकता है ना हो, हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर कह रहा है कुछ सड़कें हाथी हैं, क्या भैया S4 सड़क ये H4 हाथी से संबंध बना रही है। आप बोलेंगे नहीं बना रही, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और एग्जैक्टली पता भी नहीं चल पाएगा, तो इस कारण ये भी गलत है। आगे बोला कुछ पहाड़ पेड़ हैं, क्या दोस्तों कुछ पहाड़ ग्रीन का P4 पेड़ से संबंध बन पा रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर ये वाला बन रहा है, ये गौर से देखो, ये जो ग्रीन का संबंध है ये P4 पहाड़ से भी बन रहा है, S4 सड़क से भी बन रहा है, तो इसका मतलब तीसरा वाला क्या है सही है। तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे केवल 3 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष नंबर 3 आपका सही है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित प्रश्न का सही आरेख क्या होगा। यहाँ पर आरेख बताना है दोस्तों, पिता है, चाचा है और पुरुष है, पिता है, चाचा है और पुरुष है, उत्तर क्या होगा बता दीजिए। तो सबसे पहले एक आरेख बनेगा प्यारे दोस्तों, जो हमारा पुरुष को दर्शाएगा, किसको,
पुरुष को दर्शाएगा, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद साथियों क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद एक आरेख होगा जो हमारा पिता को दर्शाएगा। किसको? पिता को दर्शाएगा। बताइए एक आरेख किसको दर्शाएगा? आप बोलेंगे सर पिता को। उसके बाद एक आरेख साथियों दर्शाएगा चाचा को, लेकिन कुछ इस तरीके से कट करता हुआ क्यों होगा? क्योंकि प्यारे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, कुछ चाचा भी तो ऐसे होंगे जो पिता होंगे, जल्दी से बता दीजिए। देखो हालांकि दोनों के दोनों तो पुरुष में ही आएंगे, पुरुष में चाचा भी आता है, पुरुष में पिता भी आता है, लेकिन एक बात याद रखेंगे, यहां पर कुछ पिता ऐसे होंगे जो चाचा होंगे और कुछ चाचा ऐसे होंगे जो पिता होंगे। अपने आप से समझ लो, आपके पिताजी भी तो किसी के चाचा होंगे और आपके चाचा भी किसी के पिताजी होंगे, ऐसे समझो। तो कुछ इसी तरीके का आएगा और ये आरेख विकल्प नंबर सी में है, सी वाला हमारा सही उत्तर होगा, इस बात को याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, ठीक है। यहां पर पुरुष, चाचा और पिता के बीच का आरेख विकल्प नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बता दीजिए। इसमें कुल कितने त्रिभुज मौजूद हैं? नीचे दी गई आकृति में ट्राइंगल फाइंड आउट करने हैं। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। एक ट्रिक ये है प्यारे दोस्तों, जब भी ऐसी आकृति आती है, कितने त्रिभुज हैं ये जो मैंने बनाई है? आप बोलेंगे सर इस आकृति में तो एक ही त्रिभुज दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं एक शीर्ष से अगर एक लंब डाल देता हूं एक आधार तक, कौन से? इस वाले आधार तक, तो कितने त्रिभुज मिलेंगे? आप बोलेंगे सर अभी तो 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा 2 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साथियों एक त्रिभुज हमें ये पता चल जाएगा, मैंने जो बताया आपको, उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट एक त्रिभुज ये पता चल जाएगा, ये 2 हो गए। इसके बाद दोनों से मिलाकर के बनेगा तो टोटल 3 ट्राइंगल आएंगे। कितने? 3, ठीक है। ऐसे ही याद करते हैं, लेकिन सर इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? नंबर देना पड़ता है 1 और 2, इन दोनों नंबरों को जोड़ो, यानी कि 1 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 3। तो वही तो हमने बताया, ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? आप बोलेंगे सर 3 त्रिभुज होते हैं। तो बस यही प्रयोग करना है हमें, इसी का तो प्रयोग करना है, इसी ट्रिक का। देखो गौर से देखो, ये एक शीर्ष है और यहां पर देखो कई आधार पड़े हुए हैं। एक आधार ये हो गया, दूसरा आधार ये हो गया, तीसरा आधार ये है, चौथा आधार ये है और इसका एक लंब भी आया है। तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम? नंबर देंगे 1 और 2, यहां पर नीचे आधार से 1 2, फिर नीचे आधार से 1 2 और अंत वाले आधार से भी 1 2। तो इन सभी को अगर जोड़ते जाएंगे साथियों तो 1 2 कितना? 3, यहां से 1 2 3, यहां से 1 2 3 और यहां से 1 2 तो 3। तो कुछ इस तरीके से 3 3 के हमें कुछ त्रिभुज मिलेंगे। तो टोटल यहां पर कितने बना लेंगे? ये 3 चौके 12 बना लेंगे। तो दोस्तों 12 त्रिभुज हमें यहां पर मिल गए। गौर से समझ लेना कितने मिल गए? आप बोलेंगे सर यहां पर जो त्रिभुज मिले हैं वो 12 मिल चुके हैं। इसके बाद अभी हमें और करना है। और देखो गौर से, अगर मैं इसको एक शीर्ष मानता हूं और इसके देखो ये आधार अलग अलग पड़े हुए हैं, गौर से देखो कौन से? ये वाले आधार अलग अलग पड़े हुए हैं। उसके बाद यहां भी कुछ आधार पड़े हुए हैं। तो हमें करना क्या है भैया? करना क्या है? ये लंब भी आया है, बस नंबर ही तो देना है, आसान है नंबर देना। देखो 1 यहां पर, 2 यहां पर, 1 यहां पर, 2 यहां पर, 1 यहां पर, 2 यहां पर। तो दोस्तों अगर गौर से आप लोग फिर से देखेंगे तो 1 यहां पर 3 मिल जाएगा, 1 3 हमें यहां से मिल जाएगा, ठीक है, और 1 3 हमें यहां से मिल जाएगा। कहां से? ये वाला। तो दोस्तों 3 3 6 3 9, 9 और मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? 12 प्लस में 9 कर लेंगे, ठीक है, 12 प्लस में 9। उसके बाद कुछ ट्राइंगल अलग अलग से गिन लेते हैं, कुछ ट्राइंगल प्यारे साथियों अलग से। देखो एक ट्राइंगल ये मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद एक ट्राइंगल ये मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये 5 ट्राइंगल हमें अलग से मिल गए, यानी कि 5 त्रिभुज। एक तो देखो यहाँ से ऐसा मिलेगा और एक ये अपोजिट मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 त्रिभुज हमें और मिल गए। तो दोस्तों इसमें हम 5 प्लस और कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 14 12 26। और टोटल साथियों जो ट्राइंगल की यहाँ पर संख्या आएगी वो आपकी 26 ही आएगी। लेकिन 26 कहाँ पर है? विकल्प नहीं है। चलिए इसको खिसका के देखते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, मैंने एक एक काउंट करवा दिया है। यहाँ पर कितने हैं? 26 हैं। और 26 कौन से विकल्प में है भैया? विकल्प नंबर 4 में है। विकल्प नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण छवि क्या होगी? सही दर्पण छवि ज्ञात करनी है। चलिए बता देते हैं इसको जल्दी से बता दीजिए साथियों। 19 नंबर में दर्पण छवि क्या है? पी और क्यू नाम का दर्पण दे रखा है, यहाँ पर प्रश्न आकृतियां हैं और इनमें से उत्तर में से बताना है कौन सा होगा। तो दोस्तों एक बात याद रखो, दर्पण में क्या होता है, जो लेफ्ट होता है वो साथियों राइट में बदल जाता है। क्या होता है? जो हमारा लेफ्ट दिशा होता है वो राइट में बदल जाता है। और उसके बाद जो दर्पण के नजदीक होगा वो हमेशा नजदीक ही आकृति बनाएगा, ठीक है, जो नजदीक होगा वो नजदीक बनाएगा। जैसे कि ये चार कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखो नीचे उल्टा बना है, इसको छोड़ दो। इसके बाद गौर से देखो, ये जो जेड है ना साथियों,
ये हमारा कुछ उल्टा बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये जो जेड है ये कुछ इस तरीके से उल्टा बनेगा, और ऐसा उल्टा जेड देखो विकल्प नंबर 4 में नहीं दिया है, ठीक है। ये जो उल्टा जेड है कहाँ पर नहीं दिया, विकल्प नंबर 4 में नहीं दिया। इसके बाद देखो ये जो ई है, दूर की ई, ये भाई साहब उल्टी बननी चाहिए। अगर दर्पण प्रतिबिंब में इस तरफ सीधी है तो अगली साइड जाएगी तो कैसी बदल जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। और इस तरीके की ई हमें विकल्प नंबर 3 में नहीं है, क्योंकि ये तो सीधी दे रखी है, 3 वाला गलत हो जाएगा। उत्तर क्या आएगा साथियों, उत्तर तो आएगा, अब एक ही विकल्प बच रहा है, मजबूरी हमें ए नंबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा विकल्प ही नहीं है। तो ये यहाँ पर 1 नंबर का जो विकल्प होगा वो हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। हमने 3 आकृतियों से ही पता लगा लिया, इसकी दर्पण छवि जो बनेगी वो एज इट इज 1 नंबर विकल्प के अनुसार बनेगी। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है। एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सा प्रश्न है, इसका उत्तर बता दीजिए। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में विषम आकृति ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई नाम की हमें कुछ आकृतियां दे रखी हैं और इनमें से हमें विषम बताना है कौन सी होगी। तो गौर से देखो साथियों, गौर से देखो, यहां पर करना क्या है, 1 2 और 3, यहां पर कुल आपको 3 पत्तियां ऊपर की दिशा में मिल जाएंगी। ठीक उसी प्रकार 1 2 और 3 पत्तियां हमें नीचे की ओर भी मिलेंगी। अब अगर गौर से आप देखेंगे यहां पर दूसरे नंबर में, बी नंबर में 1 2 3 और 4 पत्तियां हैं। 1 2 3 और 4 पत्तियां विकल्प नंबर बी में भी हैं। और इसके बाद अगर आप गौर से देख रहे हैं विकल्प नंबर सी को, 1 पत्ती यहां पर है, यहां पर 2 पत्ती हैं, इसका मतलब 1 पत्ती एक्स्ट्रा हो गई। इसके बाद डी नंबर को देखो, 1 पत्ती 2 पत्ती, यहां भी 1 पत्ती 2 पत्ती, तो दोस्तों समान है। इसके बाद आगे चेक करो, आगे क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, देखो यहां पर गौर से ई नंबर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसके बाद यहां पर 1 2 3 4 5। तो दोस्तों अगर अन्य विकल्पों में आप सभी देख रहे हैं, अगर आप सभी प्यारे साथी मेरे यहां पर अन्य विकल्पों में देख रहे हैं सी को छोड़ करके, केवल और केवल आप सी को छोड़ दीजिए, सी को छोड़ दीजिए। सी को छोड़ करके अन्य सभी में जितनी पत्तियां ऊपर की दिशा में हैं उतनी पत्तियां नीचे की दिशा में हैं। लेकिन भैया सी की आकृति में, जो सी नंबर की आकृति है उसमें ऊपर की तरफ तो 1 पत्ती है लेकिन नीचे की तरफ 2 पत्ती है। इस कारण जो विषम आकृति बनेगी वो कौन सी बनेगी, विकल्प नंबर सी। तो क्या बोलेंगे साथियों, 20 नंबर प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो विकल्प नंबर सी आएगा। इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों आज की प्यारी सी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि क्लास पसंद आई है एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है, निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।